हेलो एवरीवन, मैं फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और कल की कक्षा में मैंने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, लैंगिक भूमिकाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत इंग्लिश में जो आपका सिलेबस में है वो है जेंडर रोल्स। तो जेंडर का जो मैंने आपको हिंदी बताया था कि सामाजिक लिंग, शालीन भूमिकाओं के बारे में हमें पढ़ना है। कल मैं इसमें कुछ बातें कर रहा था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद बताया कि प्राणी शास्त्रीय रूप से हम सक्षम होते हुए भी समाजशास्त्रीय रूप से कुछ चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं, या यह जो समाज है, यह संस्कृति है, या हमने जो सीखा है, लर्न किया है अपने जनरेशंस के द्वारा, अपने आसपास से, पर्यावरण से, उसके द्वारा उन चीज़ों के करने के प्रति एक झिझक होती है, या एक प्राथमिकता के आधार पर हम उसको पसंद नहीं करते हैं। वहीं पर मैंने बताया कि जब घर से बाहर जाना है, किसी को लाने जाना है, तो परिवार के या तो पिताजी या जो बेटा है, मतलब जो पुरुष सदस्य है, वह बाहर जाकर के किन्हीं को लाना होगा तो लाएगा। जबकि घर के अंदर का जो कार्य है, जैसा कि मैंने कल एग्जाम्पल में बताया, किचन का कार्य है, तो वह या तो माताजी संपादित करेंगे, या जो बेटी है या घर की कोई अन्य महिला सदस्य है वही संपादित करती हैं। जबकि जैविकीय रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष किचन का काम संभाल नहीं सकते हैं और महिलाएं हैं जो घर के बाहर के कामों को संभाल नहीं सकती है। इसका भी अपवाद इस रूप में है कि धीरे धीरे वर्जनाएं टूट रही है, धीरे धीरे समय परिवर्तनशील है, स्त्री सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, और स्त्री सशक्तिकरण के इस दौर में बहुत सारी पुरानी चीजें जो है, ट्रेडिशनल चीजें जो चलती आ रही थी, वो सब चीजें धीरे धीरे, रूढ़ियां, परंपराएं धीरे धीरे टूट रही है, और महिलाएं पुरुषों के फील्ड में और पुरुष महिलाओं के फील्ड में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब समय में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। और इस संबंध में एक बात और मैं करना चाहूंगा कि यह जो सीखने की पद्धति है, भूमिकाओं को सीखने की जो पद्धति है, यह नितांत रूप से, अर्थात समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कई सारे मायनों पर इसका क्या होता है, आधार होता है, जुड़ाव होता है। जैसे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में मैंने बताया कि यह परिवर्तनशील होता है, चेंज होता रहता है, जबकि जो प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है वह अस्थिर होता है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को परिवर्तनशील होने के पीछे कई सारे कारक हो सकते हैं। उन मुख्य कारकों में है, सबसे पहला तो है आपका रीजन, क्षेत्र, रीजन। उसके बाद समय, टाइम, समय, यह भी एक फैक्टर है, समय। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वह है परिस्थिति। समय और परिस्थिति एक में भी ले सकते हैं, क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका हो गया जरूरत, यह भी एक फैक्टर है कि उसकी कितनी आपकी जरूरत है। जरूरत के हिसाब से चीजें क्या होती है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। जबकि जो प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है यह कांस्टेंट है, यह पूरी तरह से कांस्टेंट है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि मैंने कल एग्जांपल दिया बाहर जाने का, तो इसी चीज को अब हम, अगर मैंने कल एग्जांपल दिया रात में बाहर निकलना है, अगर दिन में निकलने की बात होगी तो आराम से यही चीज क्या होगा, टर्न हो जाएगा। लेडीज है, महिलाएं हैं, वो भी घर से बाहर बड़े आराम से जा सकती है। समय के लिहाज से बात करें तो मैंने रात का समय रखा था। क्षेत्र के लिहाज से बात करें तो मैंने एक छोटे शहर का उदाहरण दिया था। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में अगर बात करें तो क्षेत्र का कोई पैमाना इस पे लागू नहीं होगा, अर्थात अंतर आ जाएगा। समय के हिसाब से देखें, सुबह, दिन और रात, इससे भी अंतर आ जाएगा। जरूरत, अगर घर में कोई नहीं है या कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं है तो लास्ट में क्या होगा, स्त्री जो महिलाएं हैं उनको निकलना पड़ेगा, वो जाकर के करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे जो शालीन भूमिकाएं हैं वह भूमिका ऐसी है जिसमें पुरुष अपने प्रकार के पहचान के कार्यों को करने के प्रति ज्यादा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, या प्रधानता होती है। उसी प्रकार से महिलाएं महिला प्रधान कार्यों को करने हेतु, जो कि जैविकीय रूप से इसका कोई निर्धारण नहीं है, बल्कि हमने सामाजिक रूप से इसका एक निर्धारण कर दिया है, उस सीख को, उस लर्निंग को संस्कृति के द्वारा सीखकर, व्यवहार के द्वारा सीखकर धीरे धीरे हम उसी चीज को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम भी उसे अपना लेते हैं।
और उसको धीरे से अपनी भूमिकाओं के तहत मान लिया जाता है। यह समझ लिया जाता है कि यह भूमिका हमारे द्वारा ही निभाया जाएगा या किया जाएगा। आज मैं फिर से आपको एक कोट करूंगा, क्वेश्चन कोट करूंगा। आपने कहावत सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं सोचता हूं, आप भी सोचिएगा कि घर की मुर्गी ही दाल बराबर क्यों होती है। जो कहावत है यह कहीं ना कहीं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को क्या करता है, दिखाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं कहता हूं घर का मुर्गा दाल बराबर क्यों नहीं, मुर्गी ही क्यों। तो इसके पीछे का तर्क मुझे जहां तक समझ में आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर इन द सेंस, मुर्गी वाचक किसका है, स्त्रीत्व का, फेमिनिज्म का, और स्त्रियों को घर के अंदर चार दीवारी के भीतर का कार्य सौंपा जाता है। इसीलिए उसका कंपैरिजन किया गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात वह कॉमन है। जबकि जो मुर्गा है अर्थात जो जेंट्स है वह क्या है, घर के बाहर ही घूमता फिरता रहता है, भागता रहता है, बोलता रहता है। तो उसका जो महत्व है, उसका जो इंपॉर्टेंस है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मुर्गी की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसीलिए जो कॉमन चीज है दाल है, अर्थात जिसका वैल्यू ज्यादा नहीं है, उससे इसको जोड़ करके रखा गया है। लेकिन कहीं भी इसका प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई जुड़ाव नहीं है। जबकि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मैंने जब जेंडर संबंधित कई सारी चीजों की बातें की थी क्लास में, तो उसमें बताया कि यह क्षेत्रवार बहुत ज्यादा अंतर खाता है। जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम लोग की जो मानसिकता है वह पितृसत्तात्मक समाज के आधारित है और पितृसत्तात्मक तंत्र ही हम लोग के समाज में क्या है, प्रभावी है। और इसी प्रभाव के चलते यहाँ पे जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार में जो भी मुख्य डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी प्रभावी चीजें होती है, उसके पीछे एक मेल का हाथ होता है या उसका डिसीजन होता है। यह हमारे समाज की बात हुई। और मैंने आपको एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एग्जांपल दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कि वहां पे महिलाएं क्या होती है, पूरी तरीके से एक्टिव होती है, और जेंट्स जो होते हैं, जो यहाँ महिलाएं की जो स्थिति है वहां पे जेंट्स की स्थिति है। और वहां पे जो जेंट्स होते हैं यहाँ की महिलाओं के बराबर होते हैं, और यहाँ के जो पुरुष हैं वहां की महिलाओं का स्टेटस बराबर होता है। तो स्टेटस कहने का अर्थ क्या हुआ कि पूरी तरीके से प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अलावे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो शालीन भूमिकाओं को सामाजिक तरीके से लिंग अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाले जो भी लोग हैं वो अपनी भूमिकाओं को जो अदा करते हैं, उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, संपादन किया जाता है, इसमें बहुत ही ज्यादा विरोधाभास देखने को मिलता है। और मोटे तौर पर यह भी देखा जाता है आजकल जब रूढ़ियां टूट रही है, परंपराएं बदल रही है, कि अब स्त्रियों से अर्थात शालीन भूमिकाओं में जो फेमिनिज्म है, जो फेमिनिन है, तो उनसे यह आशा की जाती है कि वह घर के बाहर के भी कार्यों को संपादित करे और साथ ही साथ घर से बाहर अर्थात चार दीवारी से बाहर के कार्यों को भी देखे, और जब घर आती है तो घर के कार्यों को भी संभाले अर्थात उसकी भी देखभाल करे। तो शालीन भूमिका की इसी प्रचलन के चलते आजकल यह देखने में आया है या यह देखा जा रहा है कि एकल परिवारों में जहां पे पति पत्नी और उसके बच्चे सिर्फ रहते हैं, वहां पे द्वंद्व, वहां पे जो पारिवारिक द्वंद्व है, लड़ाई झगड़े हैं या वाद विवाद है, अक्सर अब बहुत ज्यादा क्या आ रहे हैं, मामले आते जा रहे हैं। और इसके पीछे शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं भूमिकाओं के बीच में सामंजस्यता नहीं बैठ पा रही है। तो शालीन भूमिकाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राणीशास्त्रीय भूमिका में जो शालीन भूमिका है उसका क्या योगदान है। तो प्राणीशास्त्रीय आधार पे जो शालीन भूमिका है वह केवल और केवल एक ही अर्थात स्त्रीवाची जो लिंग है उनके द्वारा ही प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व रखा जाता है। यह महत्व क्या रखा जाता है, यह ऑप्शनलेस है। जैसे कि बच्चों को जन्म देना, बच्चों का पालन पोषण करना और उनके जैविकीय जरूरतों की पूर्ति हेतु जो भी कार्य होते हैं
जो कि विकल्पहीन है, वह सिर्फ और सिर्फ कौन पूरा करती है? वह शालीन भूमिकाओं में केवल और केवल स्त्रियां ही निभाती है, पुरुषों के द्वारा यह संभव ही नहीं है। जबकि महिलाएं प्राणी शास्त्रीय रूप से इस कार्य को करती है, साथ ही साथ उत्पादक भूमिकाओं में भी पुरुषों के बराबर वह क्या करती है? सहयोग करती है, अर्थात उत्पादक कार्यों में जुड़कर उनका योगदान बराबर का होता है। तो इस प्रकार शालीन भूमिकाओं का हम डिवीजन करेंगे, एक चार्ट के रूप में देखेंगे कि कैसे उसके बीच में ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। और हम एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि जेंडर भूमिकाएं जो है, अर्थात शालीन भूमिका, उसमें रूढ़ियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि सापेक्षिक रूप से आज भी कुछ परिवार हैं जो ज्यादा रूढ़िवादी हैं, कुछ ज्यादा आधुनिक हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक परिवारों में भी कुछ ऐसे कार्यों को लेकर के आज भी रूढ़ियां जो है वह ज्यादा ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। और जेंडर भूमिकाओं के प्रकार के बारे में मैं कल आपसे पुनः यह चर्चा करूंगा कि कैसे सामाजिक रूप से कार्यों का जो वर्गीकरण है समाज में, वह किस प्रकार से स्त्रीवाची और पुरुषवाची लिंग के बीच में वर्गीकृत है, और इसके आधारों को देखेंगे और इसके बारे में कल कुछ हम विस्तृत जानकारी भी लेने का प्रयास करेंगे। तो मोटे तौर पर अभी तक जो मैंने बात किया शालीन भूमिकाओं का, तो शालीन भूमिकाओं में एक है प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जो कि क्षेत्र, समय, जरूरत, देश, काल, सारे चीजों से यह क्या है? अलग हटके है, यह क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है। और समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है, कई सारे मायनों में यह चेंजेबल होता रहता है। और जैसा कि मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इसी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कि कैसे भूमिकाओं का रूपांतरण विभिन्न कल्चर के प्रोस्पेक्ट में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि इन डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, जो यह शालीन भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाएं हैं, वह कैसे कार्य करती है, उनका निष्पादन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ उनका मूल्यांकन एवं उसकी रेलेवेंस के बारे में आपको जानना है कि उसकी प्रासंगिकता कितनी है, क्या आज उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, कल उसकी प्रासंगिकता कैसे थी, और इसके आधार पे धीरे धीरे हम उसको शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो इन सारी तमाम चीजों के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और फिर तब तक के लिए ओवर एंड आउट।